नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग की कि आखिर नए व्यक्ति किस तरीके से आंसर राइटिंग को करें, कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से जिस अप्रोच को आपको अपनाना है, उन सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जैसे देखिए कोई भी एक व्यक्ति है, दो चीज़ें होती हैं, या तो उस व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, उस मैटर के बारे में पता होता है, और एक दूसरी स्थिति ये होती है कि उस मैटर के बारे में उसने नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर राइटिंग है, ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग आपको मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा को पास करना है तो आपको लिखना जरूर आना चाहिए। अब इसमें है क्या, क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है। पहली एक तरीका यह है कि भाई आप सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, आपने सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर आप लिखना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन मान लीजिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निहित संभावनाओं और संबंधित चुनौतियों को बताइए। तो अब यह प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने आया, आपने लिखना स्टार्ट किया। देखिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के सामने दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो उसने पढ़ा है या तो नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं उस व्यक्ति की बात कह रहा हूं कि पहली स्थिति वो है जिसमें व्यक्ति ने पढ़ा है। ठीक है, अब चीज़ों को समराइज करना चालू करते हैं, आप चीज़ों को सोचना चालू करते हैं कि हाँ मुझे यह जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, तो इसमें क्या क्या सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। अब इसकी होती क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन सी संभावनाएं हैं, फिर उसके बाद चुनौतियों पर जाएंगे। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पर बात यही निकल कर आती है कि कितनी चीज़ों को, कितने पॉइंट्स को आप मतलब कंसाइज कर पाते हैं, चीज़ों को लिख पाते हैं। सबसे बड़ा मैटर यही करता है। और एक दूसरी स्थिति होती है कि एक प्रश्न है आपके सामने, उसमें क्या क्या लिखना है, कौन कौन से मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको चीज़ें मिलती हैं। अब उसको आपने पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, और देखने के बाद आप उन चीज़ों को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए होता क्या है कि जनरली जैसे नए व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति कि भाई हमें कुछ भी लिखना नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से लिखें, तो उनके लिए बस यही है कि आप शुरुआत से स्टार्टिंग करें। जैसे आप छोटे छोटे टॉपिक को लेकर लिखना स्टार्ट करें। अब जैसे यही प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है, तो सबसे पहले इसी के बारे में आप टुकड़ों में, प्रश्न को टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद एक एक पार्ट को आप करना स्टार्ट करिए। नए व्यक्ति के लिए है, और जैसे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसके लिए है कि आपको ये चीज़ लिखनी ही पड़ेगी, जाकर पूरे के पूरे प्रश्न को आपको लिखना ही पड़ेगा। अब जैसे देखिए, अब मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता, अब मेरे सामने यही ड्राफ्टिंग मुझे मिली है, ये ड्राफ्टिंग मुझे मिली है, अब मुझे लिखना है। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, ये सबसे पहली वाली हेडिंग में बताया गया है कि खाद्य पदार्थों का मूल्यवर्धन ही खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। अब उदाहरण स्वरूप आप बताइए कि उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, टमाटर से सॉस बनाना, आटे से ब्रेड बनाना, और आलू से चिप्स बनाना। तो ये क्या है, खाद्य पदार्थों का मूल्यवर्धन हुआ। यही मूल्यवर्धन क्या कहलाता है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। ठीक है, खाद्य बाजार की जहाँ तक, अब देखिए आपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो चीज़ें हैं आपने परिभाषा दे दी 2-3 लाइन में, फिर उसके बाद आपने स्थितियाँ बताई कि हमारे यहाँ स्थितियाँ क्या चल रही हैं, डेटा कुछ दिया आपने। खाद्य बाजार जो होता है हमारे यहाँ, खाद्य बाजार जो है लगभग 35% ही है, और रोजगार में इसमें जैसे 15% ही समाहित है, तो निर्यात में योगदान लगभग 15% है, तो अभी इसमें ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपने पहले पार्ट में कुछ चीज़ें बता दी। अब देखिए कुछ चीज़ें, जैसे कोई भी प्रश्न होता है तो उसको लिखने में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि भाई कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी होती हैं। आपने पहले पार्ट में तो ये चीज़ें बता दी, लेकिन जब सावधानियों को ध्यान में रखेंगे, सबसे पहली सावधानी ध्यान रखिए, आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं इन चीज़ों को, कि जैसे सबसे पहली सावधानी ये होती है कि आप
जो पूरा का पूरा उत्तर है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, इन सारी चीज़ों में इतने पार्ट में आपको बांट कर लिखना है। अब यहाँ पर क्या बात आती है, इंट्रोडक्शन तो आपने कर दिया, अब बॉडी पार्ट में चीज़ों को आप डालना स्टार्ट करते हैं। इसमें दूसरी बात ये होती है कि दूसरी सावधानी जो ध्यान में रखनी होती है कि जो आप लिख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट ये है कि आप कभी भी जब उत्तर लिखें तो यूपीएससी मेंस या यूपीपीएससी मेंस की जैसी कॉपियां आती हैं कि जैसे मान लीजिए कॉपी जो आपको मिलेगी जो एग्ज़ाम हॉल में, जब आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का, तो मेंस में जैसे मान लीजिए दोनों साइड से एक एक स्केल के बराबर मार्जिन छूटा होता है, ठीक है, वो मार्क्स देने के लिए एग्जामिनर के लिए होता है। अब बीच वाले पार्ट में आपको लिखना होता है, तो आप प्रॉपर रूप से उत्तर लेखन करें। अब ऐसा ना हो कि किसी भी कॉपी में कर रहे हैं, इससे क्या होगा, एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ये तीसरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, हमेशा आंसर राइटिंग जो करें आप यूपीपीएससी या यूपीएससी वाली मेंस वाली कॉपियां जो आती हैं उसी में करें। अगली चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि जैसे आप कुछ डेटा है, फ्लो चार्ट है, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, तो उन रिपोर्ट्स का आप हवाला दे सकते हैं, उन चीज़ों को बता सकते हैं, जिससे क्या है, देखिए किसी भी बात को कहने का सबसे अच्छा जरिया यही होता है कि आप डेटा के माध्यम से उन चीज़ों को प्रूफ करें कि जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना है। उसके साथ में डायग्राम भी आपको प्रयोग करना है, कुछ फ्लो चार्ट भी उपयोग करना है। एक प्रश्न आप लिख रहे हैं, प्रश्न में आपने पहले पैराग्राफ लिखा, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स 1 2 4 डाल दिए, फिर उसके बाद छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में ही आपने एक डायग्राम भी उसी में सम्मिलित कर दिया। उसके बाद निष्कर्ष जो आपका कंक्लूजन जो होता है, तो कंक्लूजन में जाके आपने अपने शब्दों में चीज़ों को बताना, आपने कंक्लूड करना चालू कर दिया कि सारी की सारी समराइज चीज़ें जो होती हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है भाई? निष्कर्ष है, पूरे के पूरे उत्तर का सार आपको बताना है। अगर कोई जैसे चुनौतियां हैं तो उनमें आप कुछ सुझाव भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, जैसे इसी वाले प्रश्न में। तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। अगला पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये है कि जैसे जब आप लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो लिख रहे होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपको कोटेशंस का उपयोग करना होता है। खाद्य क्षेत्र से या बाजार व्यवस्था से या जो प्रश्न है पूछा गया है उससे संबंधित अगर आप एक कोटेशन डाल देते हैं, कोटेशन देखिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही मतलब कोटेशन में क्या क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कविता है, श्लोक है, मूवी के गीत है, दोहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये वैल्यू एडिशन करते हैं आपके आंसर का, ठीक है। अब आप सोच कर देखिए कि जब मुख्य परीक्षा की आप मुख्य परीक्षा में जिस समय बैठेंगे जाके, तो आप एक सीट में 13 लोग होते हैं। आप सोच कर देखिए कि आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं 12 लोगों से। आप सोच कर देखिए कि जो 12 व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, वो भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ही करेंगे। तो अब आपको सोचना है ये चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर रूप से, जितनी सावधानियां बताई जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है। इन चीज़ों को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको बाद में आसानी हो जाएगी चीज़ों को देखने में, करने में। तो कोटेशन डालना जरूरी है, और रिपोर्ट्स हो गई, और डेटा, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करना जरूरी है। इसके साथ में कुछ अच्छे लाइंस होती हैं, कुछ अच्छे कीवर्ड जो होते हैं, तो उनको आप अंडरलाइन भी करिए, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये सारी की सारी सावधानियां आपको ध्यान में रखते हुए उत्तर को लिखना होता है। अब देखिए, जो लोग नए लोग हैं, नए लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, पुराने लोगों के लिए तो हैं ही। पुराने लोगों के लिए है कि भाई आप ऐसी स्थिति में हैं कि जैसे आपको एक फ्लो चार्ट बनाया फ्लो चार्ट मिल रहा है, बस आपको अपने शब्दों में चीज़ों को लिख देना है, ठीक है। इसमें क्या आपको परेशानी आती है, जैसे संभावनाएं, खाद्य जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी कौन कौन सी संभावनाएं हैं। संभावनाओं में देखिए आप इसी तरीके से फ्लो चार्ट को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे हमारे यहाँ देखिए भारत का जो बाजार है, जो भारत देश है, भारत की विशाल जनसंख्या है,
और यहाँ पर संभावनाएं अपार हैं। यहाँ पर मांग बहुत ज़्यादा है, रोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, रोजगार में वृद्धि की जा सकती है अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया जाता है। इस तरीके से अपने शब्दों में लिखिए इन चीज़ों को। हमारे यहाँ की जो भारत देश है उसकी आबादी आप डेटा कोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्यापक कृषि की जाती है, कच्चे माल की प्राप्ति हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिल जाएगा और सस्ता माल प्राप्त होगा। तो जिससे क्या है कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके लिए सस्ती लागत, जो लागत आएगी वो कम आएगी, तो इसलिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो मैन्युफैक्चरर है वो अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद भी बना सकेंगे। इस तरीके से आप एक पॉइंट्स को बिल्कुल फैलाते हुए लिखते चले जाइए। यहाँ पर भारत देश में संभावनाएं जैसे पशुपालन है, बागवानी है, अब देखिए इसमें डेयरी उत्पादन भी आता है, फलों सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश भी है। तो यहाँ पर क्या है भाई, इन चीज़ों का हम फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके माध्यम से चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। अब इन्हीं चीज़ों से, पशुपालन और बागवानी से ही आप सोच के देखिए डेयरी उत्पाद कितने बनते हैं, जैम हो गया, अचार हो गया, सॉस हो गया, दुग्ध उत्पाद हो गए, इनमें विविधता, वैरायटी मिलती है। इस तरीके से हमारे यहाँ सरकार के स्तर पर भी काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं और अभी बहुत भारी संभावनाएं हैं, इन्वेस्टमेंट के भी, निवेश की भी संभावनाएं हैं। 100% जो निवेश है वो FDI की सीमा जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो उसको भी करने की ज़रूरत है। 2022 तक जो है $40 बिलियन निवेश आने की संभावनाएं हमारी भारत देश में इस पर्टिकुलर सेक्टर में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। और हमारे यहाँ इस पर कार्य भी किए जा रहे हैं कि जैसे मेगा फूड पार्क योजना चलाई जा रही है हमारे यहाँ। अगर देखेंगे तो लगभग 42 मेगा फूड पार्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बता सकते हैं। अब फिर तीसरे पार्ट में देखिए, जो प्रश्न पूछा जाए आपको टू द पॉइंट उसी पर बात करनी है, आपको एग्जामिनर को भटकाना नहीं है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसको बेवकूफ़ बना लेंगे तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं। तो इसलिए जो भी उत्तर लिखें बिल्कुल सटीक, जो चीज़ पूछी जा रही है उसी का जवाब दें। उसके बाद जैसे जो कंटेंट होता है, कंटेंट के साथ में आपको जैसे होता ना कि ये कोई प्रोडक्ट है, उस पर नमक, मिर्चा, धनिया, ये सारी चीज़ें चटपटा बनाना, मतलब उसको सुंदर बनाना, तो ये कार्य करना होगा आपको। ठीक है। अब देखिए तीसरे पार्ट में 3 क्वेश्चन में ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बटा हुआ है। अब चुनौतियां हैं, चुनौतियां हमारे यहाँ क्या क्या हैं, आपने उनको गिना दिया एक एक करके कि भारत देश में वर्तमान में जैसे भूमि अधिग्रहण की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, भूमि अधिग्रहण करने में बहुत सारी लेट लतीफ़ी होती है। ठीक है। और जो किसानों की समस्याएं, जो भूमि का मालिक होता है वो देता है नहीं देता है, आसपास का पर्यावरण, अन्य समस्याएं भी आती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए निवेश की समस्या कि भाई पैसा कहाँ से आए, करना तो चाहते हैं, जानते भी हैं, लेकिन भाई उसके लिए भी पैसा चाहिए। वाणिज्यिक कृषि का हमारे यहाँ अभाव है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चुनौती है। लोगों में जागरूकता की कमी है, जो हमारे यहाँ जो एक आधारभूत संरचना है उसका भी अभाव पाया जाता है। और हमारे यहाँ देखिए जो स्टोरेज सिस्टम है उसके बहुत बड़ी चुनौती निकल कर आती है। भंडारण से संबंधित चुनौतियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। और लास्ट में जाकर अपने शब्दों में कुछ आप थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में आप सुझाव भी दे दीजिए कि ये चीज़ें अभी की जानी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, जैसे देखिए ये जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग आपके बिल्कुल एग्जाम हॉल में जिस समय बैठे होंगे उससे पहले का कार्य है, कोई इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट सटीक चीज आपको मिलती है ड्राफ्टिंग के माध्यम से। बस आपका कार्य होता है इसी को पढ़कर, अगर आपके पुरानी नॉलेज नहीं भी है तो आप इन्हीं चीजों को पढ़कर आप उत्तर लिख सकते हैं। 125 शब्दों में भी लिख सकते हैं, 200 शब्दों में भी लिख सकते हैं। बस आपको इन चीजों को समझना होगा, जो फ्लोचार्ट बना है उसको बेहतर रूप से समझना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे देखिए पूरे के पूरे प्रश्न में पूरा जो उत्तर लिख रहे हैं उसमें पैराग्राफ भी आपका उपयोग होना चाहिए, कुछ डेटा भी उपयोग होना चाहिए, कुछ फ्लोचार्ट भी उपयोग करना है, कुछ आपको डायग्राम का भी उपयोग करना है। तो इस तरीके से जब चीज़ों को करेंगे ना तो आपका उत्तर सबसे डिफरेंट निकल कर आएगा। देखिए चीज़ें वही हैं, कंटेंट वही है, लेकिन लिखने का जो तरीका है उसको आपको बदलना है।
वो चीज़ें अब चेंज होंगी, क्योंकि देखिए सभी व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और सबके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। अगर आपको एक ही चीज़ सभी लोगों को बता दी जाए तो सबका सेम आंसर हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए। जो लोग जहाँ से भी जैसे भी लिख रहे हैं, ये बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल के पहले की ये चीज़ें हैं। ड्राफ्टिंग बनी बनाई आपको देना प्रत्येक क्वेश्चन की, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन दिए जा चुके हैं ग्रुप में, तो जो लोग भी हैं भाई लिखिए। अब अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये तो भाई आपकी दिक्कत है ना। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, इनके लेक्चर भी दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं कि आप कार्य किस तरीके से करते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या आती है या किसी भी प्रकार से नए व्यक्ति जो हैं आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा लिखना पहले स्टार्ट करिए। देखिए सबसे बड़ी कमी ये होती है, जब हम लिखने जाते हैं और एक लाइन लिखा, दो लाइन लिखा, लिखने के बाद हमारे पास थॉट्स ही नहीं बचते। तो ऐसी स्थिति में आप अपने बारे में लिखें, कुछ अपने घर वालों के बारे में लिखें, रिश्तेदारों के बारे में लिखें, एक एक व्यक्ति के बारे में लिखना स्टार्ट करें। आप उनके बारे में तो जानते होंगे ना। जिस समय आप ये चीज़ लिखना स्टार्ट करें उस समय आपका ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जाकर। चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये चीज़ बिल्कुल कंसाइज रूप में आपको चीज़ें दी जाती हैं, जिससे आप बेहतर रूप में, बेहतर स्थिति में आप आंसर राइटिंग कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको बेहतर ढंग से आप लिखना स्टार्ट करिए, जितना आता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी कोई चीज़ सुनी नहीं होगी, आपने पढ़ी नहीं होगी, कोई प्रश्न आता है, आपने जितना आता है, 2 लाइन आता है, 10 लाइन आता है, 20 लाइन आता है, आप लिखिए। 1 पेज लिख पाते हैं, 2 पेज लिख पाते हैं, लिखिए बस। जब आपकी कलम चलना स्टार्ट होगी ना, तब चीज़ें बेहतर होंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी सावधानियां बताई गई हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से, अभी समय है, क्योंकि अभी देखिए कैलेंडर जारी नहीं हुआ है और अभी आप बेहतर ढंग से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक अगला पार्ट आता है जो आपके टेस्ट सीरीज होती है। जैसे आप किसी से भी बात करके देखिए कि जो भी व्यक्ति सेलेक्ट हुआ होगा ना, तो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए बाहर नहीं होते कि उन्होंने लिखा नहीं होता है, उनके कई क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। 20 क्वेश्चन करने होते हैं और 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं। टाइम पर सारी की सारी चीज़ लिख पाना ही बहुत बड़ा काम होता है। ये चीज़ें किससे आएंगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। आप स्टार्टिंग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से करें, फिर उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज पर जाएं। तो इस प्रक्रिया को, पूरी की पूरी होलसेल प्रक्रिया को आपको करना होगा। जो लोग यूपीएससी के यहाँ पर अगर किसी को 20 क्वेश्चन लिखने के लिए दे दिया जाए तो हाथ खड़े हो जाएंगे। जब एक प्रश्न नहीं लिखा जा रहा तो 20 क्वेश्चन लिखने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप सोच कर देखिए। तो यहाँ पर क्या है, आपको धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट करनी होगी। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज भी साथ साथ में, कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपने उठाया उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, देखा आपने कितनी नॉलेज है, आपने कितनी चीज़ें दी गई हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब अगर आपको ड्राफ्टिंग मिल जाती है तो आपकी पूरी की पूरी हेल्प हो जाती है कि आपका कंटेंट डालना क्या है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, चीज़ें हैं जिस स्वरूप में आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है और जिस तरीके से आपको लिखना है। यूपीपीसीएस मेंस 2021 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दें, अभी से चीज़ों को पढ़ें और लिखें। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज आपके अंदर होगी, लेकिन जब उसको कॉपी में लिखना होता है ना, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपकी गायब हो जाती हैं। और जब आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 बार अगर लिखना हो गया, तो नो डाउट आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छे से लिख लेंगे। तो इन चीज़ों को समझना है आपको। ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच भी चल रहा है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रक्रिया, जिस तरीके से आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है, वो चाहे नए लोग हों चाहे पुराने लोग हों, पुराने लोगों के लिए तो बिल्कुल रामबाण चीज़ है कि आप बस पढ़िए एक बार, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या इसी पेज को सामने रखकर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना,
तो चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को समझना है और बेहतर ढंग से तैयारी करनी है आप लोगों को अभी से, आज से ही आप लोग स्टार्ट कर दिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी लेंदी चीज़ें यही होती हैं कि डेली डेली वही कार्य करना पड़ता है, डेली डेली लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उबन भी लगती है, कभी कभी लगता है छोड़ दें, कभी कभी लगता है क्या किया जाए समझ में नहीं आ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहीं पर एक अच्छी चीज़ है कि अपने आप को बिल्कुल उत्साहित रखिए, ठीक है, हर तरीके से अपना मनोबल जो है ऊंचा रखिए और डे बाय डे निरंतर रूप से पढ़ाई करिए। तभी चीज़ें होंगी जब आप निरंतर डेली यही चीज़ें करनी है, कोई दूसरा कार्य नहीं करना है। अभी नहीं कि आप पढ़ाई के बजाय आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दीजिए या सोशल मीडिया पर लग जाइए, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो सारी की सारी चीज़ें इसी से बेहतर होनी है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करिए और जो लोग भी अपना इच्छुक हो यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया के साथ में आपको पूरी की पूरी आंसर राइटिंग कराई जाती है और सारी की सारी चीज़ें बताई जाती हैं आप लोगों को, ठीक है। जीएस के चारों पेपर के नोट्स, हिंदी, एसे, फुल टेस्ट सीरीज और ये ड्राफ्टिंग और टेस्ट सीरीज, ये दो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।